आपका बताया गया धारा 14। फिर एक बार धारा 14 हम बता दे रहे हैं। ग्राम सभा ये मेंस में कई बार आ चुका है और एचजीएस 3 में भी आता है। इसको फिर से हम एक बार बता रहे हैं कि जो ये ग्राम सभा है ये भी प्रधान को हटा सकती हैं। इसका वर्णन उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 14 में किया गया। अब 14 में क्या प्रावधान है आपका फिर एक बार बताया जा रहा है भाई, और उसको अच्छे से प्रयास ये करिए कि अभी से भाई तैयार करते हुए चलिए मेंस के लिए, ताकि आपका उस समय जब यूपीजे का मेंस हो तो ज़्यादा आप पर भार न पड़े। इसके बैरक की भाषा फिर मैं शुरू कर रहा हूँ। आपका ग्राम मन पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 14 उठा लीजिए भाई। बैरक देखिए आपका प्रधान का हटाया जाना मैंने हेडिंग दिया गया है। ये दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ कि प्रधान को कैसे हटाया जा सकता है उसके पद से। हेडिंग दी गई है प्रधान का हटाया जाना। पहला 4 खंड है। पहला खंड देखिए, ग्राम सभा ऐसी बैठक में जो इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाई जाए, यानी कि ग्राम सभा हटा सकती है बैठक करके, और हटाने के लिए जो बैठक होगी वह स्पेशल रूप से अलग से क्या की जाएगी, बुलाई जाएगी, और जिसकी कम से कम 15 दिन की पूर्व सूचना दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस बैठक के पूर्व कम से कम कितने दिन पहले सूचना दी जाएगी, 15। अगर 15 दिन से कम की सूचना है तो ये सूचना अवैध होगी। अधिक की हो सकती है 20 दिन पहले, 25 दिन पहले, 1 माह पहले। तो 15 दिन का नियम जहाँ जहाँ हो कानून में, कम से कम आपको एक बार दिमाग में बैठा लेना है कि अगर भारत के राष्ट्रपति को पर महाभियोग चलाना हो, इम्पीचमेंट चलाना हो, तो उनको भी कितने दिन पहले सूचना दी जाएगी, 15। भारत के उपराष्ट्रपति पर भी अगर हटाना हो उनके पद से तो उनको भी कितने दिन पहले सूचना दी जाएगी, 15 दिन उपराष्ट्रपति। इसके बाद सीआरपीसी में अगर मजिस्ट्रेट अभिरक्षा में अभियुक्त को भेज रहा है तो अधिकतम एक बार में कितने दिन के लिए भेज सकता है, 15। इसका मतलब ये हुआ कि कहाँ कहाँ 15 दिन का नियम है। ये 2-3 को रिलेट करके हमने बताया और यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है। तो ग्राम सभा की जो विशेष बैठक बुलाई जाएगी उसकी सूचना दी जाएगी, और सूचना बैठक के कितने दिन पहले दी जाएगी, 15। आगे देखिए, ग्राम सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रधान को हटा सकती है। यानी कि प्रधान के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव पास होगा वह कैसे होगा, तो जो ग्राम सभा के उपस्थित और मत देने वाले 2/3 या 2/3 लोग उस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करें, यानी कि उसके पक्ष में क्या करें, मतदान। तो फिर एक बार इसको देखिए, कौन हटा सकेगी प्रधान को, धारा 14 के तहत ग्राम सभा इस उद्देश्य के लिए कैसी बैठक होगी, सामान्य की विशेष बैठक होगी। इसकी सूचना कम से कम कितने दिन पहले दी जाएगी, 15 दिन, और अविश्वास प्रस्ताव कितने से पास होगा, तो उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3। पहला खंड। दूसरा खंड देखिए, 1A धारा 14 1A देखिए, धारा 11 में किसी बात के होते हुए भी, यानी कि अब धारा 11 क्या है, तो बैठकों के लिए गणपूर्ति का प्रावधान करती है, सामान्य बैठकों के लिए।
तो अलग बताया जाएगा। यानी कि धारा 11 में किसी बात के होते हुए भी उपधारा 1 के अधीन किसी बैठक के लिए गणपूर्ति ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों से होगी। यानी कि गणपूर्ति यानी कि कोरम कहा जाता है। कोरम यानी कि बैठक कह सकते हैं कि होने के लिए यह आवश्यक है कि कम से कम इतने लोग उस बैठक में आवश्यक। तो कोरम भी आपका कई क्वेश्चन कोरम पर भी बनता है। कोरम यानी कि गणपूर्ति यानी कि कम से कम कितने लोग होंगे तो बैठक होगी। इस पर भाई कई क्वेश्चन बनता है। तो ग्राम सभा के 1/3 सदस्य अगर उपस्थित है तो बैठक होगी और 1/3 से कम है तो कोरम के अभाव में गणपूर्ति के अभाव में बैठक क्या हो सकेगी? स्थगित। तो याद रखिए कितना कम से कम हाजिर हो तो बैठक होगी? 1/3। अब जैसे ही कोरम पर मामला आया या गणपूर्ति पर तो 3-4 क्वेश्चन और जे के लिए तैयार करना है कि आपका संसद का कोरम क्या है। तभी बताया गया कि लोकसभा में कम से कम कितने प्रतिशत सांसद उपस्थित होंगे तो लोकसभा चलेगी 10%। राज्यसभा में भी कितना है? 10% आपका। यानी कि लोकसभा में 550 लोग हैं लगभग, तो उसमें से आपका 55 कम से कम लोग हो तभी लोकसभा चलेगी, नहीं तो अध्यक्ष क्या कर देंगे? स्थगित। ये भी नियम है। राज्यसभा के लिए कोरम क्या है? 10%। विधानसभा के लिए कोरम आपका 10% और विधान परिषद के लिए भी कोरम कितना है? कुल सदस्य संख्या का 10%। लेकिन यहाँ जो कोरम होगा प्रधान को हटाने के लिए बैठक में वह ग्राम सभा के सदस्यों का कितना होगा? कम से कम 1/3। यानी कि 99 लोग हैं तो 35 लोग इस बैठक में क्या हों? उपस्थित। अगर 32 ही लोग हुए तो बैठक होगी कि स्थगित होगी? स्थगित। याद रखिए। अगला देखिए आपका दूसरा खंड देखिए, प्रधान को हटाने के लिए कोई बैठक उसके निर्वाचन से 2 वर्ष के भीतर नहीं बुलाई जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि प्रधान का चुनाव हो गया और कोई व्यक्ति प्रधान बन गया तो ग्राम सभा अगर हटाना उसको चाहती है तो पहली जो बैठक होगी हटाने के लिए उसके निर्वाचन के कम से कम कितने दिनों के बाद ही होगी? 2 साल। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ग्राम सभा लाख प्रयास करे 2 साल तक प्रधान का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि 2 साल तक ये बैठक हो ही नहीं सकती। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 2 साल के बाद ही बैठक होगी धारा 14 के तहत, और इसके पहले प्रधान को हटाने के लिए ये धारा 14 के तहत बैठक नहीं होगी। तो ये भी पूछा जाता है, अंडरलाइन कर लेना है आपका कितने साल के बाद मैंने बैठक होगी? 2 वर्ष बाद। अगला देखिए तीसरा खंड, यदि बैठक में गणपूर्ति के अभाव के कारण प्रस्ताव पर विचार न किया जाए। इसका मतलब फिर एक बार देखिए, बैठक में गणपूर्ति कितना? 1/3 और अगर 1/3 से कम सदस्य बैठक में शामिल हैं तो क्या अविश्वास प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा कि बैठक स्थगित की जाएगी? बैठक स्थगित की जाएगी। देखिए फिर एक बार, यदि बैठक में गणपूर्ति के अभाव के कारण यानी कि कोरम के अभाव के कारण प्रस्ताव पर विचार न किया जाए अथवा वह अपेक्षित बहुमत न होने के कारण पारित न हो पाए तो कितना से पारित करना होगा? पहले खंड में तो उपस्थित और मत देने वालों का कितना बताया गया? 2/3। यानी कि अविश्वास प्रस्ताव कितने से पारित होगा? तो उपस्थित और मत देने वालों का कितना? 2/3। तो अगर बैठक में
1/3 से कम लोग आते हैं, या प्रस्ताव पर वोटिंग हुई कोरम पूरा था और प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 2/3 लोगों से कम लोगों ने मतदान किया है, तो अगली बैठक प्रधान को हटाने के लिए अब कितने साल बाद ही हो सकेगी? 1 वर्ष बाद। यानी कि अगर एक बार कोरम पूरा नहीं हुआ या अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो फिर प्रधान जी 1 साल तक सुरक्षित हो गए और 1 साल बाद ही अब क्या बुलाई जाएगी बैठक। अगला ये चौथा खंड देखिए। इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रधान को हटाने की प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत वह प्रक्रिया भी है जो बैठक में फॉलो की जाएगी या बैठक में आपका अपनाई जाएगी, वही होगी जो नियत किया जाए। नियत किया जाए का मतलब प्रेस्क्राइब किया जाए, बता गया था। प्रेस्क्राइब का मतलब विहित किया जाए, यानी कि जो नियमों द्वारा क्या करे सरकार निर्धारित। यानी कि बैठक में कैसे प्रक्रिया चलेगी ये इसका निर्धारण सरकार कर सकेगी, क्या बनाकर? नियम। इस प्रकार आपका ग्राम सभा कैसे हटा सकते हैं प्रधान को आपका समाप्त हो गया। तो 2 एंगल से आपका समाप्त किया गया कि प्रधान या सदस्य कब आपका कह सकते हैं कि अयोग्य हो जाएगा, ये धारा 5 रटना है। और प्रधान को कैसे ग्राम सभा हटा सकेगी आपका, तो ये कहाँ दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका धारा 14 में। और तीसरा एंगल देखिए प्रधान को हटाने का तरीका। देखिए आपका धारा 95 आ जाना है डायरेक्ट। तीनों तरीके एक साथ बताए जा रहे हैं। धारा 95, धारा 95 में आपका राज्य सरकार को 95 बैरक में 95 धारा 95 में स्टेट गवर्नमेंट को निरीक्षण यानी कि आपका इंस्पेक्शन करने का अधिकार दिया गया है। निरीक्षण करने का अधिकार का मतलब हुआ कि राज्य सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि वह देखे कि प्रधान, सदस्य या जो भी प्राधिकारी हैं गांव में क्या वे अच्छे से कार्य कर रहे हैं कि नहीं, बैठकों में भाग ले रहे हैं कि नहीं, कहीं पैसे का गबन तो नहीं कर दिया, या आप कह सकते हैं कि पैसे का गबन तो नहीं कर दिया। अगर कर दिया है तो राज्य सरकार भी ऐसे प्रधान या मेंबर इत्यादि को क्या कर सकती हैं, हटा सकती है। तो धारा 95 के क्लाज 1 का उपक्लाज देखना है। देखिए उपक्लाज निकाल लीजिए। तो धारा 95 के क्लाज 1 यानी कि खंड 1 का उपक्लाज जी पढ़ना है। जी निकालिए, अगले पेज पर है जी, स्मॉल जी या 6। भाई स्मॉल 95 पूरा नहीं लिखना है, ना ही पढ़ना, आगे पढ़ाया जाए। अभी केवल और केवल प्रधान को राज्य सरकार उसके पद से कब पद मुक्त कर सकती है, हमें केवल वह प्रावधान पर अटैक करना है, पूरा नहीं, अभी आगे पूरा पढ़ाया जाएगा। देखिए आपका जी क्या कहता है, ग्राम पंचायत के प्रधान या उसके सदस्य को या संयुक्त समिति या भूमि प्रबंधन समिति के किसी सदस्य को हटा सकती हैं। तो कौन हटा सकती है? राज्य। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि केवल प्रधान को ही इन आधारों पर राज्य सरकार नहीं हटा सकती, बल्कि जो वार्ड मेंबर होते हैं, बताया जाएगा वार्ड मेंबर कैसे होते हैं, जो वार्ड मेंबर होते हैं या संयुक्त समिति के सदस्य हैं या एलएमसी लैंड मैनेजमेंट कमेटी, इसको बताया जाएगा, भूमि प्रबंधन समिति के सदस्य हैं, इनको राज्य सरकार निम्नलिखित में से किसी एक आधार पर
इनके पद से क्या कर सकती है, हटा सकती है। यानी कि प्रधान हुआ, मेंबर हुआ, एलएमसी हुआ, ज्वाइंट कमेटी हुई, इनके अध्यक्ष और सदस्यों को क्या कर सकती है राज्य सरकार, पदच्युत कर सकती है, रिमूव कर सकती है, बर्खास्त कर सकती है। ये राज्य सरकार को किस धारा में पावर है, तो धारा 95 के क्लाज 1 के किस में, जी में। भाई अच्छे से इसको भी देखिए क्या है आपका। अब प्रधान को लेकर चला जाए मुख्य रूप से, और भी लोग हैं ये नहीं जान, ये भी जानना। देखिए पहला आपका खंड जी में आपका कई उपखंड दिए गए हैं। देखिए क्या करते, पहला वह बिना पर्याप्त कारण के लगातार 3 से अधिक सभाओं अथवा बैठकों में अनुपस्थित रहे, अर्थात ग्राम सभा की बैठक हुई और ग्राम सभा की बैठक में प्रधान जी आपका अपीयर ही नहीं हुए, तो लगातार कितनी बैठकों में उपस्थित नहीं हुए, तो राज्य सरकार चाहे तो हटा सकती है 3। बस एक लाइन याद रखिए। फिर एक बात समझिए, आसान है, कोई बहुत भाई ये नहीं है, लेकिन दिमाग में बैठाइए। गांव से जुड़ा हुआ कानून है तो आपको और अच्छे से थोड़ा आएगा, इसीलिए पहले इसी को शुरू किया गया है। और बिहार होते होते निपट भी जाएगा, हमें लगता है ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि आपका इसमें की जो 50 धाराएं हैं वह निश्चित हैं वर्तमान में, और आपका रेवेन्यू जो एक्ट बना है 2006 में उसमें चली गई है। यानी कि धारा 42 से लेकर आपका 94 तक ये निश्चित कर दिया गया है। तो आधा कानून ऐसे ही समाप्त हो गया, क्योंकि पहले पढ़ा जाता था, किसमें चला गया है, उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता, तो भी पढ़ाया जाएगा। पहले एक दो छोटे छोटे निपटा दिया जाए जो 10-10 दिन का है, तब बड़े पर हाथ लगाया जाए। यानी कि पहले छोटी मछली, उसके बाद किस पर, मोदी जी का है, तो बड़े पर तो भाई जल्दी हाथ लगाना मुश्किल रहता है। देखिए आपका भाई पहला, फिर एक बार याद कर लीजिए। अगर प्रधान जी आपका कह सकते हैं कि लगातार कितनी बैठकों में बिना किसी उचित कारण के अनुपस्थित रहे हैं, यानी कि उपस्थित नहीं रहे हैं, तो राज्य सरकार उन्हें उनके पद से हटा सकती है। तो लगातार कितनी बैठक में, 3। रटिए कितनी बैठक, 3। तुरंत आप लोग जोड़िए थोड़ा और जगह से, एक दो और क्वेश्चन संविधान का भी तैयार हो। कोई लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य लगातार कितने दिन, माने कितने दिन तक संसद में न आए, तो संसद चाहे तो उसकी सदस्यता समाप्त कर सकती है। कितने दिन तक न आए, तो 60 दिन, 60। यानी कि मान लीजिए लोकसभा या राज्यसभा का कोई सांसद है और जो बैठक हो रही है उसमें नहीं आ रहा है, और कितने दिन तक नहीं आया, 60 दिन तक लगातार, मैंने जब जब बैठक हुई तब तब गिना जाएगा। ये नहीं कि संसद न चल रही हो तब नहीं, जितनी बैठक हुई वो दिन गिना जाएगा। और कितने दिन तक नहीं आया, 60 दिन, तो संसद उसे क्या कर सकती है, मेंबरशिप से रिमूव कर सकती है। आइए अगला देखा जाए भाई, दूसरा क्लास इसमें देखिए, जी में सेकंड देखा जाए। वह कार्य करने से इनकार करे, तो कार्य करने से प्रधान जी को इनकार करवा दीजिए। यानी कि प्रधान जी राज्य सरकार को लिख दिए हैं या विहित प्राधिकारी को लिख दिए हैं कि अब मैं प्रधानी का कार्य नहीं करूंगा। तो जब प्रधान जी खुदे कह रहे हैं कि मैं प्रधानी का कार्य क्या करूंगा, नहीं करूंगा, तो राज्य सरकार के पास विकल्प है कि इन्हें इनके पद से क्या करे, हटा दे। देखिए आपका वह कार्य करने से इनकार कर दे, डिनाई कर दे, तब भी हटा सकते हैं राज्य सरकार। अगला, अथवा किसी भी कारण से कार्य करने के लिए अक्षम हो जाए। तो अब आपका अथवा किसी भी कारण से, चाहे विधिक कारणों से या शारीरिक कारणों से प्रधान जी
प्रधानी का कार्य करने में अक्षम हो जाए तो बताइए, 2-3 कारण तो बताइए कि प्रधान जी अक्षम हो गए। भाई दिवालिया घोषित हो गए, प्रधान जी अक्षम हो गए। प्रधान जी को न्यायालय ने पागल घोषित कर दिया, तो जिसको सिलेंडर दिलवाना होगा उसको न दिलवा कर किसको दिलवा देंगे? दूसरे को। और जब पागल हो गए प्रधान जी तो कहाँ से काम चलेगा गांव का? प्रधान जी आपका कह सकते हैं कि मानसिक अवसाद में चले गए, डिप्रेशन में चले गए, उनका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। फिर आपका और भी कह सकते हैं कि कार्य करने में अक्षम हो जाना, प्रधान जी कोमा में चले गए और जल्दी स्वस्थ होने की आपका आशा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे विधिक कारणों से या भौतिक कारणों से प्रधान जी अपना कार्य करने में क्या हो गए हैं? असमर्थ। तो ऐसी दशा में कह सकते हैं कि उनको राज्य सरकार धारा 95 के क्लाज 1 के उपक्लाज जी के खंड कौन सा 2 के तहत उनके पद से क्या कर सकती है? रिमूव। अगला देखिए भाई, आपका अक्षम हो गए तो अक्षम का मतलब चाहे कानूनी रूप से या किस रूप से? सारी। अगला देखिए, अथवा यदि उस पर ऐसे अपराध का अभियोग लगाया गया हो अथवा दोषारोपण किया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित हो। यानी कि प्रधान जी के खिलाफ कोई मुकदमा दायर हो गया या न्यायालय ने दोषारोपण कर दिया, यानी कि आरोप का विवेचन कर दिया, अर्थात प्रधान जी के खिलाफ कोई मुकदमा दायर हो गया क्रिमिनल, या मुकदमा पहले से दायर था और न्यायालय ने इल्जाम या चार्ज या आरोप लगा दिया, तो राज्य और ऐसा मुकदमा है, ऐसा अपराध है जो मोरालिटी यानी कि नैतिकता के भी विरुद्ध है, तो ऐसी दशा में सरकार चाहे राज्य सरकार तो प्रधान जी को क्या कर सकती है? उनके पद से रिमूव यानी कि हटा सकती है। याद रखिए, मुकदमा दायर होने पर भी या इल्जाम लगने पर भी दोषारोपण मतलब सीआरपीसी के तहत क्या लगा? आरोप, तब भी प्रधान जी को उनके पद से क्या किया जा सकता है? राज्य सरकार द्वारा हटाया जा सकता है। अगला देखिए भाई, तीसरा उपखंड देखिए, उसने इस रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया। अब आइए पहले पद का मिसयूज कराइए, दुरुपयोग कराइए। यानी कि प्रधान जी ने अपने पद का दुरुपयोग किया हो, दुरुपयोग आपका यानी कि मिसयूज किया हो, यानी कि प्रधानी का सहारा लेकर अवैध कब्जा कर लिए जमीनों पर, अवैध रूप से काम कर रहे हैं और बस ये दिखा रहे हैं कि मैं तो इस गांव का क्या हूँ? प्रधान, और जो मर्जी आए सो करूँगा, और पड़ी हुई जमीनों पर खुद ही क्या कर लिए? कब्जा। तो इसी को मैंने अपने पद का इन्होंने क्या किया? दुरुपयोग। अथवा उसने इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा आरोपित कर्तव्यों के पालन में निरंतर चूक की हो। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राम प्रधान को आपका क्या कर्तव्य होंगे, अभी बताना बाकी है। ग्राम प्रधान के क्या कर्तव्य होंगे और जो कर्तव्य इस कानून द्वारा उन पर डाले गए हैं, यानी कि जो ड्यूटी यह कानून उन पर अधिरोपित करता है, उस ड्यूटी का वे उल्लंघन किए हैं, यानी कि वह ड्यूटी करने में असफल रहे हैं या अपना कर्तव्य निभाने में क्या रहे हैं? असफल। अब यहाँ सतर्क रहना, एक बार असफल रहा हो कि बार बार? हाँ भाई, यही समझना है आपका। जैसे कि अब इसको एक दो और एंगल से समझिए ताकि कम भाई बिहार एपीओ भी जा रहे हैं लोग, उनका भी लाभ हो। अब जैसे कि सीआरपीसी की धारा 125
एक बार स्त्री जार कर्म की हो तब भरण पोषण पाने की हकदार नहीं होगी। कि जार बार बार जार कर्म करती हो तो बार बार यानी कि लगातार जारता की दशा में क्या हो रहे। जैसे कि स्टैटिंग भी पूछा गया था इंटरव्यू में आईपीसी में 354D यानी कि 354D स्टैटिंग एक बार पीछा किया हो कि बार बार, तो बार एक बार नहीं, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि बार बार पीछा किया हो। उसी प्रकार यहाँ भी जो कानून द्वारा प्रधान पर ड्यूटी दी गई है या प्रधान का जो कर्तव्य बनाया गया है, तब प्रधान जी ने निरंतर यानी कि बार बार उन कर्तव्यों का क्या किया है, उल्लंघन किया है, अर्थात अपने कर्तव्यों को निभाने में चूक गए मतलब डिफॉल्ट कर गए मतलब व्यतिक्रम कर गए, यानी कि अपना कर्तव्य इन्होंने निभाया। जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं तो आपका कर्तव्य है कि भाई घर पर जाकर इन बातों को एक बार क्या करिए, पुनः पढ़िए, और आप अपने कर्तव्य को नहीं निभाए और रोज नहीं निभा रहे हैं और जब कंपटीशन में फेल हो जाएंगे लोग तो कहेंगे कि मनोज सर तो पढ़ाए ही नहीं अच्छा, तो मैंने दोषारोपण हम पर करते हैं। एक तो ऐसे भी लोग मिले, ये नहीं पढ़ाए, तो कौन छोड़ा ही गया है आपका, कर सकते हैं बिहार एपीओ के लिए अभी तो चल ही रहा है। अब दोषारोपण कम लोग मिलते हैं, लेकिन एक दो तो भाई समाज में रहेंगे जो दोषारोपण करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इल्जाम लगाएंगे तो भाई अगर सही इल्जाम है तो हम भी स्वीकार करते हैं आपका। अगला देखिए भाई, आपका निरंतर चुप किया कर्तव्य पालन में। अगला देखिए, अथवा उसका इस रूप में बने रहना जनहित में वांछनीय न। अर्थात अगर राज्य सरकार की यह राय है कि जनहित में यानी कि लोक हित में या जनता के हित में इस व्यक्ति का प्रधान बने रहना उचित नहीं होगा, वांछनीय नहीं होगा, तो ऐसी दशा में भी राज्य सरकार प्रधान जी को क्या कर सकती है, हटा सकती है। इसका मतलब कि ज्यादातर जनता इनके विरोध में है, आंदोलन कर रही है जनता प्रधान जी के खिलाफ कि क्या किया जाए, हटाया जाए। और नियम भी है, पॉपुलर लेक्स सुप्रीमो, लोकहित क्या होता है, जनहित सर्वोच्च विधि होती है। तो जनहित को देखते हुए सरकार आपका प्रधान जी को उनके पद से क्या कर सकती है, हटा सकती है। अगला देखिए आपका इसी में खंड 3A, उसने किसी ऐसे मिथ्या घोषणा पत्र जिसे उसके द्वारा यह अभिव्यक्त करते हुए कि वह यथा स्थिति एससी कैटेगरी का है, एसटी कैटेगरी का है या ओबीसी कैटेगरी का है और दायर किया गया और आरक्षण का इस आधार पर लाभ पाया और बाद में पता लगा कि वह तो इस कैटेगरी का था ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्रधान जी बनवा लिए थे और फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर पर्चा दाखिल किए और पर्चा दाखिल करके क्या लड़े चुनाव और जीत भी गए। और बाद में राज्य सरकार को पता लगा कि यह तो एससी या एसटी या ओबीसी का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए थे प्रधान जी, तो राज्य सरकार अगर फर्जी पाया जाए तो क्या कर सकते हैं, बीच में इनको पद से हटा देगी और मुकदमा भी होगा आपका। कह सकते हैं कि मुकदमा भी होगा आपका, ये नहीं कि मुकदमा नहीं होगा, आईपीसी के तहत आपका फर्जी दस्तावेज की रचना के लिए ये क्या होंगे, दंडनीय 463, 464, 465 तमाम धाराएं, उतना नहीं जानना है। उपकरण नकली दस्तावेज बनवा लिए
यानी कि अभी एक मामला आपका गुजरात का भी आया था भाई थोड़ा दिन पहले, जहाँ एक सांसद सदस्य थे, वो खुद ही फर्जी आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनवा कर सांसदी का चुनाव लड़े, जीत गए, लेकिन बाद में उनको हटाया गया। तो ये प्रधानी में भी है, फर्जी आप ये जाति का सर्टिफिकेट न लगाएं। ये नौकरी में भी है, ये नहीं कि आपका, जैसे कि कई लोग होते हैं कि अपने को SC ST या OBC दिखा देते हैं, जबकि रहते नहीं है, नौकरी पा लिए। तो जब भी राज्य सरकार को पता लग गया तो राज्य सरकार आपका क्या करेगी, उनको टर्मिनेट करेगी, बर्खास्त कर देगी। इसीलिए गांव में लोग सतर्क रहते हैं। अगर फर्जी हाई स्कूल का सर्टिफिकेट दोबारा पास किए हैं, हाई स्कूल दोबारा ही पास करते हैं, या कहीं फर्जी कागज बनवाए हैं, तो किसी को गांव में बताते नहीं, क्योंकि गांव में कौन सा व्यक्ति एप्लीकेशन राज्य सरकार को भेज दे, कोई भरोसा नहीं। लेकिन आजकल तो भाई फौजी कुत्ते भी हैं और हमेशा अपने विरोधियों के पीछे लगे रहते हैं। कहीं गलती हो इसकी नौकरी हम क्या करें, खा जाए, हाँ अरे खा जाए। तो सतर्क रहिए भाई, आपका ऐसे मामलों में किसी को बताया नहीं जाता। ये राज दिल में क्या किया जाता है, छुपा लिया जाता है। लोग छुपा लेते हैं तभी नौकरी बचेगी, और प्रधान जी अपना छुपा रहे तो अच्छा रहेगा, और नहीं तो उनकी प्रधानी क्या करेगी, राज्य सरकार छीन लेगी, मुकदमा भी होगा, 2-4 खाएगा। अगला देखिए भाई आपका चौथा खंड, वह न्याय पंचायत का सहायक सरपंच या सरपंच होने से राजनीति में सक्रिय भाग लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि न्याय पंचायत अब इस कानून से बाहर चली गई है, और न्याय पंचायत अब आपका उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड यानी कि उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता 2006 में पढ़ना है। और न्याय पंचायत यहाँ से पूरी तरह कहाँ चली गई है, यानी कि जो 40-45 धाराएं हैं निश्चित कर दी गई। इसलिए एक हफ्ता लगेगा, इधर ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हमें लगता है कि आपका मैंने 8-9 तारीख तक ये कानून निपट जाना चाहिए, क्योंकि भाई आपका समय भी लिया जा रहा है ज़्यादा, क्योंकि UPJ जल्दी ही आ जाएगी, यानी कि 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में पूरे चांस हैं, जो बचाव करवाया जा रहा है। लेकिन आपका पूरा चांस है कि UPJ की वैकेंसी 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच आ जाएगी। तो आपका भी कर्तव्य है, जिनको देना हो इस बार भाई अभी से अच्छे से क्या करें, लगे, इंतजार ना करें वैकेंसी का। 3 माह में फ्री करा लेगा, 3 माह में इससे अच्छा है कि अभी से आपका प्री मेंस दोनों को लेकर अच्छे से क्या किया जाए, चला। फिर देखिए भाई आपका, अगर कोई न्याय पंचायत का सदस्य है या सहायक सरपंच है या सरपंच होने से राजनीति में सक्रिय भाग लेता है, तो ऐसी दशा में राज्य सरकार इनको इनके पद से क्या कर सकेगी, हटा सकेगी। यानी कि आपका सरपंच या पंच हो गए हो और तो राजनीति से थोड़ा क्या रहो दूर। वैसे जितने प्रधान हैं हमेशा राजनीति में सक्रिय रहते हैं। ये समस्या है कि इन आधारों पर हटाना राज्य सरकार का विवेकाधिकार है। राज्य सरकार बाध्य नहीं है, हटा सकेगी मतलब हटाए या ना हटाए। तो मंत्री संतरी से मिले रहिए, प्रधान जी हमेशा मिलते रहते हैं, ताकि कोई एप्लीकेशन भी गांव वाला जाकर दे लखनऊ में तो उसका कोई असर न पड़े, या लेटर भी भेजे। तो अगला देखिए, उसने धारा 5वां खंड चल रहा है, उसने धारा 5A के खंड व से अमर तक में उल्लिखित अनर्हताओं में से कोई अनर्हता हो, अनर्हता मतलब कि डिस्क्वालिफिकेशन हो, अर्थात अयोग्यता। तो अभी हमने आपको धारा 5A बताया था, कल ही बताया था, और धारा 5A में कुछ ऐसे आधार बताया गया था
कि अगर कोई प्रधान या मेंबर इन समस्याओं या इन त्रुटियों से ग्रस्त हो गया है तो उसे उसके पद से नियत प्राधिकारी के समक्ष एप्लीकेशन देकर हटाने की मांग की जा सकती है। लेकिन उन्हीं आधारों पर आप राज्य सरकार को लिखकर भेज सकते हैं कि हजूर प्रधान जी धारा 5(a) की अयोग्यता से क्या हो गए हैं ग्रस्त, अतः राज्य सरकार डायरेक्ट इन्हें इनके पद से क्या करे, बर्खास्त, इनके प्रधान को क्या कर दे, हटा दो। देखिए प्रतिबंध यह है कि जहाँ कोई प्रधान या ऐसे व्यक्ति द्वारा और ऐसी रीत से जैसा नियत किया जाए कि की गई किसी जांच में प्रथम दृष्टया वित्तीय और अन्य अनियमितताओं का दोषी पाया जाए, वहाँ ऐसा प्रधान या वित्तीय या प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का संपादन नहीं करेगा और जब तक कि वह अंतिम जांच में आरोपों से मुक्त न हो जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का संपादन राज्य सरकार द्वारा इस नियुक्त ग्राम पंचायत के 3 सदस्यों की एक समिति द्वारा किया जाए। फिर इसको समझिए भाई। अब ये है कि प्रधान जी के खिलाफ राज्य सरकार ने जांच बैठा दी। प्रधान जी के खिलाफ जांच कमेटी की पूरी रिपोर्ट तो नहीं आई, लेकिन आपका जांच कमेटी प्राइमा फेसाई का मतलब कि प्रथम दृष्टया या दस्तावेज सरसरी तौर पर देखने से जांच समिति को लगता है कि वास्तव में प्रधान जी ने बदमाशी की है, अर्थात ये अनियमितता की है या कर्तव्य को नहीं निभा रहे हैं, तो राज्य सरकार को पावर है कि तब तक इनके कार्यों पर क्या लगा दे रोक, यानी कि राज्य सरकार के अधिकारों पर रोक लगा दे। कब तक रोक लगा दे? जब तक कि जांच समिति की अंतिम रिपोर्ट न आए। तो देखोगे गांव में आपका सुने होंगे कि सरकार ने पैसा निकालने पर क्या लगा दिया, ग्राम प्रधान के खाते से रोक। इसका मतलब ये हुआ कि उनके खिलाफ जांच की गई और जांच में शुरुआती दौर में या प्राइमा फेसाई या प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि ये जांच लग रहा है कि इन्होंने अपना अनियमितता की है, तो सरकार ने प्रधान की शक्तियों पर क्या लगा दी रोक। अब समस्या ये आई कि प्रधान की जब शक्तियों पर रोक लग गई तो प्रधानी का काम तो होगा ही, सिलेंडर बांटना है, अनाज बंटवाना है, रोड बनवाना है, मनरेगा का पैसा है, स्कूल में बच्चों को भोजन बंटवाना है, कैसे काम होगा। तो इसके लिए सरकार जो ये ग्राम पंचायत के मेंबर होते हैं, बताया जाएगा मेंबर, उनमें से 3 मेंबरों की एक समिति बना देगी और वही 3 मेंबर ग्राम प्रधान का क्या करेंगे, काम। अब अंतिम रिपोर्ट जांच की आए कुछ समय लगता है, 2 माह 4 माह 5 माह। अंतिम रिपोर्ट जांच कमेटी की आई और अंतिम रिपोर्ट में ये पाया गया कि प्रधान ने अनियमितता की है, तब तो राज्य सरकार अब प्रधान जी को क्या करेगी, बर्खास्त। और अगर आप कह सकते हैं अंतिम रिपोर्ट में प्रधान जी पाक साफ निकल गए, यानी कि आरोपों से मुक्त हो गए, यानी कि जांच में कोई अनियमितता नहीं पाई गई, तो प्रधान जी के अधिकार बहाल कर दिए जाएंगे। अब यही प्रधान जी जुगाड़ उगाड़ लगाने के लिए लखनऊ हमेशा दौड़ते रहते हैं। जब उनके क्या होते हैं अधिकार रुक जाते हैं कि जल्दी से हमारे अधिकार सरकार क्या करे। तो जांच हुई कि नहीं, दौड़ते रहिए लखनऊ, 2-4 माह दौड़ते रहिए, मंत्री सबसे क्या करिए, मिलते रहिए। यानी कि सरकार भी कंट्रोल करती है, इसका मतलब। अगला देखिए, अब ये बचा थोड़ा बहुत। प्रतिबंध यह है कि खंड 4 या खंड 6 के अधीन कोई कार्यवाही संबद्ध निकाय अथवा व्यक्ति को प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध
कारण दर्शित करने का उचित अवसर देने के पश्चात ही की जाए। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से समझिएगा, कि जब प्रधान जी को उनके पद से हटाया जाएगा राज्य सरकार द्वारा, तो प्राकृतिक न्याय का मैं नियम जूरिस्प्रूडेंस में भी बताया था। पहला नियम हमने बताया था आडी अल्ट्रम पर्टम, यानी कि दूसरे पक्षकार को क्या करो, सुन। जैसे कि हम 6311 में अगर किसी लोक सेवक को या सरकारी कर्मचारी को उसके पद से बर्खास्त किया जाता है, तो कम से कम उसकी बातों को एक बार क्या कर लिया जाए, सुन लिया जाए। उसी प्रकार आपका ये प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि जब प्रधान जी को राज्य सरकार उनके पद से हटाए तो उचित अवसर सुनवाई का दे, यानी कि प्रधान जी अपने बचाव में साक्ष्य पेश कर सकें, अपनी बातों को रख सकें, तो उचित अवसर दिया जाएगा कि अनुचित, उचित। यानी कि इसका मतलब कि प्रधान जी सरकार के पास अपनी बातों को अच्छे ढंग से रखें, इसके लिए प्रधान जी को हटाने के पहले राज्य सरकार क्या देगी, पूरा मौका। ये नहीं कि मौका नहीं देगी, यानी कि राज्य सरकार प्राकृतिक न्याय का क्या करेगी, पालन। अगला खंड 2 देखिए आपका, यानी कि बस एक लाइन है कि जो व्यक्ति धारा 95 के तहत प्रधान के पद से राज्य सरकार द्वारा रिमूव कर दिया गया है या हटा दिया गया है, वह कह सकते हैं अब कितने दिन के लिए प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ सकता, तो कितने दिन के लिए रोक लग गई, यानी कि आपका तुरंत प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ सकते, कम से कम अब 5 साल क्या करिए, इंतजार। तो कितने दिन तक ऐसा व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता भाई, तो याद रखिएगा कम से कम कितना दिन हटाने के, 5। इस प्रकार आपका राज्य सरकार इस धारा के तहत और किन आधारों पर हटा सकेगी प्रधान को, ये बताया गया। तो भाई 3 क्वेश्चन आपको मेंस का निकाल दिया गया, और धारा 5 है, धारा 14 और अगली कौन सी धारा, 5। ऐसे ही कोरिलेट करके एक ऐड पढ़ना भाई। अगला धारा देखिए, इसको सोमवार को लिखवाया जाए भाई, बता दिया जाए। आज लेक्चर धारा 5A तक हो गया था, अब आगे आइए भाई 5A के बाद आगे आइए। आइए धारा 6 देखा जाए, ध्यान से देखिए धारा 6, सदस्यता का न रह जाना, यानी कि मेंबरशिप का न रह जाना। देखिए ग्राम पंचायत का कोई सदस्य या उसका सदस्य नहीं रह जाएगा यदि उस सदस्य से संबंधित प्रविष्टि ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली से निकाल दी जाए। इसका मतलब एक लाइन हुआ कि अगर कोई व्यक्ति कब मेंबर नहीं रहेगा, तो जो गांव की वोटर लिस्ट है उस वोटर लिस्ट से उसका नाम क्या किया जाए, हटा दिया जाए। तो क्या आप सदस्य या प्रधान रहेगा कि हटेगा? और जब गांव में आप वोटर ही नहीं है तो प्रधानी किस बात की है? तो लिस्ट में नाम होना चाहिए, किस लिस्ट में, ग्राम प्रधान वाली, ये नहीं कि आप ग्राम प्रधान की। अगला देखिए आपका, यदि कोई व्यक्ति कम पूछा जाता है, बस एक लाइन जानना है, यदि कोई व्यक्ति उपधारा 1 के अधीन ग्राम पंचायत का सदस्य न रह जाए तो वह किसी ऐसे पद पर भी जिस पद पर ग्राम पंचायत का सदस्य होने के कारण निर्वाचित किया गया है अब नियुक्त नहीं होगा और न तो बना रहेगा। तो एक लाइन है, अगर प्रधान जी का नाम गांव के वोटर लिस्ट से हटा दिया गया तो क्या वह व्यक्ति प्रधान का चुनाव लड़ पाएगा? और प्रधान अगर है तो बना रहेगा कि अब हट जाएगा, क्योंकि उनका नाम ये गांव से क्या हो गया, खाली। ये भी नहीं पढ़ना है आपका। 6A देखिए, यहाँ से आपका
कोरिलेट करके पढ़ना भाई। 6A धारा 5A से कोरिलेट करके लिखा भी जाएगा आगे और पढ़ा भी जाएगा। देखिए आपका फिर 5A देखिए, धारा 5A में उन अयोग्यताओं का उल्लेख किया गया है जिससे अगर कोई प्रधान या मेंबर ग्रसित हो जाए तो नियत प्राधिकारी, यानी कि नियत मतलब विहित प्राधिकारी या प्रेस्क्राइब अथॉरिटी इनको इनके पद से हटा सकती है। तो ऐसी दशा में आखिर मने इनको प्रधान या मेंबर को हटाने के लिए कहाँ एप्लीकेशन दिया जाएगा, तो बस ये भी पूछा जाता है। तो एक लाइन जवाब होना चाहिए प्रेस्क्राइब्ड ऑफिसर के पास। किसके पास? प्रेस्क्राइब्ड ऑफिसर। अब देखिए धारा 6A अब आसान हो जाएगी आपका। अनर्हता संबंधी प्रश्न का निर्णय, धारा 6A या क, यदि ऐसा कोई प्रश्न उठे कि क्या कोई व्यक्ति धारा 5A के तहत अयोग्य हो गया है या धारा 6 की उपधारा 1 यानी कि क्या वोटर लिस्ट से उसका नाम क्या हुआ है, खत्म कर दिया गया है, तो ऐसी दशा में तो उल्लिखित किसी अनर्हता का भागी हो गया है या नहीं, तो ऐसा प्रश्न कौन डिसाइड करेगा? नियत प्राधिकारी को नियत प्राधिकारी करेगा और नियत प्राधिकारी का जो निर्णय होगा अपील के अधीन रहते हुए अंतिम होगा। यानी बस एक लाइन जानना है कि कोई व्यक्ति धारा 5A की अयोग्यता रखता है कि नहीं, या वोटर लिस्ट से धारा 6 में उसका नाम हट गया है कि नहीं। अगर इस मुद्दे पर विवाद हो तो इस विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाएगा? प्रेस्क्राइब ऑफिसर। ये सरकार बनाती है, प्रेस्क्राइब ऑफिसर। और इसका निर्णय अपील के, अगर है अपील तो अपील के अधीन रहते हुए क्या होगा? अंतिम। अगला देखिए धारा 7 खत्म है। 8 देखिए, 8 भी कम नहीं पढ़ना आपको, बस एक लाइन बता दे रहे हैं ताकि कंसेप्ट बनता रहे। जनसंख्या में परिवर्तन या ग्राम पंचायत, यानी कि जनसंख्या में परिवर्तन से क्षेत्र परिवर्तन हो सकता है। या मान लीजिए गांव का प्रधान जी थे और वह गांव आपका शहर में मिल गया, यानी कि आपका वह गांव कह सकते हैं कि शहर में मिला लिया गया। तो बताइए अब शहर में मिल गया या आपका नोटिफाइड एरिया घोषित हो गया, कैंटोनमेंट जो जोन हो गया, यानी कि सैनिकों वाला हो गया। अब प्रधानी होगी कि दूसरा चीज होगा? दूसरा चीज, क्योंकि नगर में तो भाई ग्राम पंचायत है नहीं, यहाँ कौन आ जाएगी? नगर आ जाएगा, यानी तो नगर निगम इत्यादि आ जाएंगे या नगर पालिका आ जाएगी। तो उसके लिए भाई व्यवस्था अलग अलग कानून है। यानी कि फिर एक बार कंसेप्ट क्लियर करिए, ये कानून गांव के लिए है, शहर में भी ऐसी व्यवस्था है और उसके लिए नगर पालिका नियम 1916 पढ़ना है। कौन सा कानून? नगर पालिका। यानी कि अगर कोई गांव या उसका क्षेत्र कहाँ मिल गया? शहर में, तो उतना क्षेत्र ग्राम पंचायत एरिया से क्या हो जाएगा? अब पूरा ही गांव मिल गया, तब तो भाई पूरा गांव अब क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत मैंने आपका बाहर। और अब ग्राम प्रधान नहीं चुनाव होगा वहाँ, अब नगर पालिका या जो आपका होता है वह वहाँ या नगर पंचायत अब काम करेगी, ग्राम पंचायत नहीं। जैसे कि प्रयागराज में भी है भाई, जैसे कि झूसी हुआ, आपका फाफा मऊ हुआ, या आपका इधर खलवा साइड हुआ, यानी कि अब आपका प्रयागराज में भी अब कुछ एरिया को मैंने आपका नोटिफिकेशन जारी करके शहर में मिलाया जा रहा है। उसकी दिक्कत भी होती है कि आप अपनी मैंने जो जमीन उमीन या निर्माण है अब बिना आपका कह सकते हैं कि पीडीए
पीडीए मतलब कि प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, प्रयागराज विकास प्राधिकरण की अनुमति के अब घर और नहीं बन सकता। अगर बनता है तो सरकार जब चाहे तब आपके घर को क्या कर सकती है, गिरा सकती है। गिराया ही जा रहा है भाई, जितने बाहुबली हैं गिराया जा रहा है। देखिए रोड ही बन रही है। आपका सरकार ये कहते हैं कि आप अवैध रूप से बनाए हैं, सरकारी जमीन पर बनाए हैं तो खुद ही तोड़ लीजिए, और नहीं तो मैं तोड़ूंगी तो 1200 प्रति घंटा का 1200 जो बुलडोजर आएगा उसका खर्चा भी और मलबा हटाने का खर्चा भी वसूलूंगी। और तोड़ने पर अगर नक्शा पास है तब आपको मुआवजा मिलेगा, नहीं तो अगर बिना नक्शा पास के बनवाया तो एक पैसा मुआवजा नहीं। मैं बता दूं। दूसरा आपका अगर सरकारी जमीन है, स्टेट लैंड है तो कोई मुआवजा नहीं जमीन का, क्योंकि सरकार जब चाहे तब आपको हटा सकती है। और अगर फ्री होल्ड है यानी कि आपकी है अपनी, तब जमीन लेने पर मुआवजा सरकार देगी। तो इलाहाबाद में 90% लोग तो स्टेट लैंड में है, यानी कि सरकार जब चाहे तब इनको क्या कर सकती है, उजाड़ सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये कह सकते अलग बात है कि नहीं उजाड़ती, जब राजनीतिक अपना फायदा के लिए ज़्यादा लोगों को उजाड़ती है, नेता परेता या जो विरोधी दल के रहते हैं, देखिए उनका मकान बचा नहीं, सारे मकान गिर गए विरोधियों से, और जो भाजपा वाले हैं उनका एक भी मकान नहीं गिरा। हर एक सरकार करती है, इसमें कोई ये नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस रहती है भाई, अपना आदमी बचा रहे आपका वो तो अलग बात है। अगला देखिए भाई, तो आपका धारा 8 भी नहीं पढ़ना है, बस समझाने के लिए बताया गया कि जनसंख्या में परिवर्तन या क्षेत्र चला जाए नगर में तो पंचायत नहीं काम करेगी। आइए धारा 9, प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली। ये आपका देखिए, इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए जो वोटर लिस्ट आपका तैयार करना है, तो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक वोटर लिस्ट तैयार की जाए। अब समस्या ये है कि इस वोटर लिस्ट को तैयार करवाना, संशोधित करवाना, प्रकाशित करवाना इत्यादि ये जो कार्य हैं ये किसका। तो इसके लिए हमारे संविधान में और इस कानून में भी अब एक और निर्वाचन आयोग बन गया है, और वह कौन सा निर्वाचन आयोग है, वह आपका राज्य निर्वाचन आयोग, यानी कि बताया जाएगा डिटेल में। अर्थात राज्य निर्वाचन आयोग क्षेत्रों का परिसीमन करेगा, वोटर लिस्ट तैयार करेगा, वोटर लिस्ट को प्रकाशित करेगा, और यही राज्य निर्वाचन आयोग ग्राम पंचायत और नगर पंचायत का चुनाव भी कराएगा, और चुनाव के बाद प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा प्रधान इत्यादि को। तो ये की धारा के तहत तो कौन सी धारा मारेंगे, 9। यानी कि कुल मिलाकर आपका परिसीमन करना, मैंने कौन सा एरिया किस में आएगा, किन किन गाँव को मिलाकर एक ग्राम सभा बना दिया जाए, या आपका जनसंख्या में हेर फेर हो गया तो किसको कहाँ काट के रखा जाए, या आपका वोटर लिस्ट तैयार करना गांव के लिए इत्यादि का कार्य किसका है। तो ये किसका कार्य है, भारत के निर्वाचन आयोग का कि राज्य के निर्वाचन आयोग का, राज्य के। तो ग्राम पंचायत का चुनाव कौन कराता है, देश में आया भारत का निर्वाचन आयोग की राज्य का, राज्य का। और पढ़ाया जाएगा इसको अलग। आपका ये कम पढ़ना है भाई, धारा 11 भी, इसके बाद आप में बहुत है लेकिन कम पढ़ना है धारा 11। ये आइए धारा 9 के बाद 9A आ जाइए। यहाँ से आपका क्वेश्चन प्री में बन सकता है, मेंस में तो नहीं बनेगा, एजेस प्री में बन सकता है भाई। मत देने इत्यादि का अधिकार, राइट टू वोट। अब आइए आपका देखिए, यहाँ आपका 5-6 क्वेश्चन एक साथ कवर करना है, आपका संविधान से लेकर तमाम जगहों पर।
तो आप लोग पहला जो क्वेश्चन आता है, अभी धारा सेक्शन 9 में नहीं पढ़ना है, अभी पहले संविधान पढ़िए, राइट टू वोट, तब आपका बताया जाए, उसको अलग से लिख लीजिए भाई, जो बताया जाए अलग से लिख के एक क्वेश्चन आता है, मत देने का अधिकार कैसा अधिकार। पहला क्वेश्चन तो यही आपका ये बना था, ये पीसीएस में बना था भाई, और जे और एपीओ में तो आता ही रहता है। तो 5-6 एंगल से लिखिए, यानी कि 5-6 एंगल से लिखिए। पहला हम बताते हैं राइट टू वोटिंग, मत देने का अधिकार या मतदान का अधिकार, मत देने का अधिकार। तो मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है, अब देखिए इसमें कैसे आपका ऑप्शन बनाएगा। दे देगा मूल अधिकार है, दे देगा संवैधानिक अधिकार है, दे देगा विधिक अधिकार है, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा अधिकार है मत देने का अधिकार? मूल अधिकार नहीं है, संवैधानिक भी नहीं है, बल्कि विधिक है। विधिक वैसे सही शब्द नहीं है, लेकिन कंपटीशन में नहीं दे रहा है तो क्या किया जाए। वैसे सही शब्द है स्टैट्यूटरी राइट। स्टैट्यूटरी राइट मतलब अधिनियमित अधिकार, जो अधिनियम बनाकर हमें प्रदान किया गया। लिखिए भाई पहला, इसको लिखिए तो अलग से। मत देने का अधिकार एक विधिक अधिकार है, जो कंपटीशन मान रहा है उसी को लिखिए। भाई मारना तो वही है, इधर उधर लिखवा दे, आयोग भी गलत मार दे आपको तो क्या मतलब। इससे अच्छा है कि वही लिखवाया जाए जो आयोग क्या कर रहा है, मान रहा है। मूल अधिकार और संवैधानिक न मार दीजिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ। मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? विधिक, कानून द्वारा। अब आइए इसमें, अब केस का सपोर्ट करवाना पड़ेगा। या कि इस केस में कहा गया कि मत देने का अधिकार विधिक अधिकार है, तो लिखिए भाई अनुकूल चंद्र प्रधान के वाद में, इसी लाइन में लिखिएगा, अनुकूल चंद्र प्रधान के वाद में ऐसा निर्णय दिया गया। कौन सा केस है? अनुकूल चंद्र प्रधान, अनुकूल चंद्र प्रधान के वाद में ऐसा निर्णय दिया। ये हो गया, ये पहला पॉइंट हुआ अलग, इसको कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट हेडिंग डालकर लिखिए, मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार, यानी कि वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकार। मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार, इसका मतलब ये हुआ कि वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकार। कैसा अधिकार है? यानी कि कोई व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो, पूर्व, आपका वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा सकता है। ये कैसा अधिकार है? तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक आधार है, क्योंकि संविधान में दिया गया है और अनुच्छेद 326। देखिए यह एक संवैधानिक अधिकार है, यह एक संवैधानिक अधिकार है जो अनुच्छेद 326 में दिया गया है। 326 अनुच्छेद याद रखिएगा। देखिए यहाँ से अलग क्वेश्चन बनता है। ये एज पहले होकर के रूप में एंट्री करने का जो अधिकार है, ये पहले 21 वर्ष थी और बाद में 18 वर्ष की गई। तो एक तो पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में संशोधन करके की गई, तो 326 और 61वें संविधान संशोधन द्वारा की गई। 2 क्वेश्चन और तो आगे बताया जाएगा, लेकिन याद रखिए कि इसी में संशोधन करके एज 21 से कितना की गई, 18।
पहले कई साल के लोग रजिस्टर्ड वोटर लिस्ट में आते थे, लेकिन अब कितने के आ जाएंगे? 18। अगला लिखिए भाई, नोटा का अधिकार। अगला एरो बना कर लिखिए, नोटा। नोटा मतलब आपका नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। हिंदी में लिख लीजिए नोटा को, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जैसे ऑप्शन आता है ना कि इनमें से कोई नहीं, तो आपका भी इनमें से कोई नहीं। अब नोटा का अधिकार पहले लिख लीजिए, तब समझा जाए। जो ये नोटा का अभी हम बता रहे हैं भाई, नोटा, ये जो नोटा का अधिकार है यह एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। और कहाँ दिया गया है? तो अनुच्छेद 19(1)(a) में। देखिए, यह एक मौलिक अधिकार है, यानी कि फंडामेंटल राइट। यह एक मौलिक अधिकार है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19(1)(a) में है। उल्लेख सही जो समाहित में लिखवाना चाहिए। चलिए ठीक है, उतना जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19(1)(a), 19 फिर पोस्ट में 1, फिर पोस्ट अगले पोस्ट में आपका ए, गलत न हो। 19(1)(a) में है, यानी कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। देखिए नोटा भी भाई बता दिया जाए। नोटा का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए 10 प्रत्याशी खड़े और किसी व्यक्ति को कोई प्रत्याशी पसंद नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट में ये तर्क रखा गया कि हमारी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की आज़ादी है, अपने विचार प्रकट करने की आज़ादी है। और ऐसी दशा में अगर कोई प्रत्याशी हमें पसंद नहीं है, तो एक ऑप्शन जरूर होना चाहिए कि इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन अब रखा गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। ये गिनती होती है, लेकिन किसी प्रत्याशी के पक्ष में नहीं होती। बस आपका माने गणना की जाती है कि कितने लोगों ने किसी भी प्रत्याशी को पसंद नहीं किया, और इसका कोई आपका महत्व नहीं। मैं बता दूं, बस गिनती की जाती है कितने लोगों ने नोटा पर बटन नोटा का दबाया, उसमें लिखा रहेगा नोटा, और पसंद ना हो कोई तो क्या करिए, नोटा दबा दीजिए। यानी कि आपने वोट दिया, लेकिन किसी प्रत्याशी पर वो वोट नहीं गया, तो कोई आपका, लेकिन काउंटिंग में आएगा कि इतने लोगों ने आपका नोटा पर वोट दिया, मैंने नोटा दबाया, और कोई मतलब नहीं। जैसे कि मान लीजिए 5 प्रत्याशी हैं और आपका एक ही लोग वोट देते हैं और 99 लोग नोटा पर वोट दे देते हैं 100 में, तो जो एक पा गया जीत गए। और आप ये नहीं कहेगा कि 99 लोग तो नोटा दबाए। भारत में व्यवस्था नहीं है। कुछ देशों में है कि अगर 50% से अधिक नोटा दब गया तब पुनः चुनाव होगा, लेकिन भारत में ऐसी कोई 99% भी नोटा दब गया तो कोई प्रत्याशियों के सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। वो जीतेगा, एक वोट से जीत जाएगा। अगला देखिए आपका, अगला लिखिए भाई, नोटा हो गया। चौथा पॉइंट बनाइए इसमें। चौथा पॉइंट ये है कि प्रत्याशी के पूर्व चरित्र को जानने का अधिकार। प्रत्याशी के पूर्व चरित्र को जानने का अधिकार। देखिए, प्रत्याशी के पूर्व चरित्र को जानने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, यानी कि मूल अधिकार है, एक मूल अधिकार है। और ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19(1)(a) किस अनुच्छेद में है?
अनुच्छेद 19(1)(a) ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से आया है। देखिए इसमें एक उदाहरण लास्ट में बताया जाए। एक देखिए आपका जो प्रत्याशी चुनाव लड़ते थे अपने व्यक्तिगत उधार, व्यक्तिगत अपराध इत्यादि के बारे में आपका पर्चा भरते समय लिखते ही नहीं, तो आपका सुप्रीम कोर्ट में लोक हितवाद दायर किया गया और सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई कि हजूर हम अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने की आज़ादी को यानी कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन के फ्रीडम को अच्छे तरीके से तभी व्यक्त कर सकते हैं या हम अच्छा प्रत्याशी तभी चुन सकते हैं जब प्रत्याशियों के बारे में हमें क्या हो ज्ञान, तभी तो हम अच्छे से ये भी है भाई, जब आपको ज्ञान होगा तभी तो आप अच्छे से अपनी बातों को रख सकते हैं। तो कौन प्रत्याशी कितना कर्जा लिया है, कितने उसके बच्चे हैं, बीवी का क्या नाम है, कितनी संपत्तियां हैं, कितने अपराध किया है, कितनी FIR है और कितने में सजा दी गई है, ये इत्यादि बातें हमें मतदाता को जानने का क्या है अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पूरा विवरण पर्चा दाखिल करते समय क्या करिए, लिखिए, नहीं तो आपका पर्चा ही क्या हो जाएगा खाली। तो आप लोग देखते होंगे कि जैसे ही पर्चा दाखिल होता है क्योंकि सारा चीज अपलोड अब होता है नेट पर निर्वाचन आयोग का, तो तुरंत सारा डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड उनका कब पास हुए कब नहीं पास हुए और किस सन में DL किए, पूरा डॉक्यूमेंट नेट पर क्या होता है आ जाता है, इसमें कोई शक नहीं। और पेपर वाले दूसरे दिन छाप देते हैं कि ये प्रत्याशी इतना धन रखा है, इतना मर्डर किया है, इतने अपराध में मुकदमा चल रहा है, इसके पास कितनी संपत्तियां हैं, ये तुरंत छपता है। इसीलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बताइए, नहीं तो आपका चुनाव ही क्या हो जाएगा। एक दो उदाहरण लास्ट में बता दिया जाए ताकि भाई देखिए कानून चल रहा है लेकिन कानून उदाहरण पर आधारित है और IPC में तो 50% उदाहरण ही पढ़ने हैं। उदाहरणों से आपका जो उदाहरण बताए जाते हैं वो एक बार अगर आपके दिमाग में बैठ गए तो कभी भूलते नहीं। उदाहरण और 50% इस समय क्वेश्चन मेंस में आपका POJ में दृष्टांत ही पूछा जा रहा है और चाहे कोई भी कंपटीशन हो। तो लास्ट में एक उदाहरण बता दिया जाए। देखिए आपका मोदी जी का ही लिया जाए उदाहरण। आपका एक तो MA पास की इन्होंने निर्वाचन मैंने पर्चा भरते समय ये लिखा था कि हम MA पास हैं। अब MA पास है तो कुछ भाई लोग पीछे पड़े कि वास्तव में पास है कि पर्ची ये लगा दिए कि हम MA पास हैं। तो कुछ लोग विश्वविद्यालय से मांग लिए जहाँ से पास थे कि सूचना के अधिकार के तहत हमें क्या दीजिए, बताइए कि पास है कि नहीं। अब विश्वविद्यालय ने मना कर दिया कि इसके व्यक्तिगत मामला है और हम सूचना के अधिकार के तहत आपको कोई सूचना इस बारे में नहीं देंगे कि पास है कि फेल। तो ऐसी दशा में अब चुनौती दी गई, कोर्ट में दे सकते हैं, अलग बात है, अपील कर सकते हैं, लेकिन लंबा मामला चल जाता है। दूसरा आपका मोदी जी का ही है कि जब भी ये पर्चा दाखिल करते थे सब कुछ लिखते थे लेकिन जो वाइफ का नाम था वो मिस कर देते थे और हमेशा विरोधी दिग्विजय सिंह से लेकर हमेशा कांग्रेस वाले कहते थे कि शादीशुदा है, छुपा रहे हैं और मौनी बाबा हमारे कभी बोलते नहीं, आज भी नहीं बोलते ज्यादा तो बोलते नहीं थे। तत्पश्चात 2012-13 में एक आपका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और उसमें यह कहा गया कि अगर विवाहित हैं तो पति पत्नी का नाम लिखना अनिवार्य होगा पर्चे में, नहीं तो पर्चा ही खारिज हो जाएगा। अगर नहीं भी खारिज हुआ, चुनाव जीत गए तो आपका चुनाव न्यायालय क्या कर देगा, अवैध घोषित कर देगा। तब 2014 के चुनाव में पहली बार अमरता क्या न करता तो पत्नी का नाम लिखे और फौजी कुत्ता मीडिया वाले पत्नी को खोल लिए और 1 माह तक बस उनकी पत्नी की बातों को चलाते रहे
और देश में कोई समाचार नहीं था। जाकर देखिए 1 माह तक टीवी पर आपका वहीं चलता रहा कि जसोदाबेन जसोदाबेन। अब ये है कि भाई पीएम की पत्नी है तो उनको भी उतनी सुरक्षा जितना पीएम को, ये याद रखिए, जितना पीएम को एसपीजी लगी है तो वहाँ भी कमांडो लगे रहते हैं। अगर वो पैदल भी चलती है तो भाई कमांडो आसपास चलते हैं, तो टेम्पू से वो चलेंगे तो कमांडो गाड़ी से आसपास घेरे रहते हैं भाई, क्योंकि पीएम की पत्नी है तो उतनी सुरक्षा जितनी किसकी, पीएम। तो इस प्रकार आपका मैंने धारा 9A बताई जाएगी। ये तो बताया गया कि जो मत देने का अधिकार है ये यहाँ भी है, जिसका वोटर लिस्ट में नाम रहेगा मत देगा, तो अभी आपका सोमवार को बताई जाएगी। देखिए 1 हफ्ता या 10 दिन में आपका ये कानून समाप्त हो जाएगा। तो उसके बाद से आपका पहले छोटे छोटे कानून 3-4 फरवरी तक में निपटा दिए जाए माइनर, ये सही रहेगा। आपका जो लोकल एक्ट है फरवरी तक प्रयास किया जाए कि 3 या 4 निपट जाते जाते, ताकि मार्च में पूरा क्या हो जाए, कंप्लीट। एक बार लोकल सब कंप्लीट, फिर यूपी जाएगी तो फिर एक बार बाद में बताया जाएगा, क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आता, इसको कितनी बार बताना पड़ता है।